शाहमीर की इस हरकत के बाद वो दोबारा से उसके रूम में नहीं रुकी थी। वो ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजरती वापस से उसी रूम में चली गई जहां वो रज़ा के कहने पर रह रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी कौन से मोड़ पर है, आगे क्या होगा। क्या जो कुछ उसके साथ हो चुका है उससे भी बुरा कुछ और हो सकता है। मगर पूरी रात जागने के बाद इन सब चीज़ों का जो वाहिद हल उसे नज़र आया था वो था अपनी फैमिली से मिलना। अगर वो किसी भी तौर अपने बाबा से मिल पाती तो यकीनन वो एज़ल की बात मान लेते कि वो बेकसूर है, और अगर ऐसा हो जाता तो उसे कभी भी इस घटिया इंसान के साथ ना रहना पड़ता। बहुत सोच विचार के बाद उसे घुटने टेकने पड़े। वो जानती थी जब तक डॉक्टर शाहमीर बेग के मुकम्मल सेहतयाब होने की इत्तला रज़ा को ना देते तब तक वो शख्स उसकी जान का अजाब बना रहता। मगर एज़ल का खौफ, उसका डर, शाहमीर बेग की हरकतें थीं, उसका जानबूझकर उसे छूना, अपना हक जताना, यही सब हरकतें थीं जो एज़ल के सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया करती थीं। मगर ये तो तय था कि वो कभी भी उस शख्स को उसके गंदे इरादों में कामयाब ना होने देगी। बस कुछ वक्त और, उसके बाद वो खुद उस शख्स से दूर चली जाएगी। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजारते जाने कब उसकी आंख लगी थी। दोबारा उसकी आंख दरवाजे पर होती कंप्यूटर वॉइस की इत्तला पर खुली थी। शायद कोई अंदर आना चाहता था। एज़ल जो बिस्तर की बजाय नीचे कारपेट पर ही सो गई थी, अपनी सुर्ख नींद से भरी आंखों को खोले उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। सारी रात रोने और जागने के बायस उसके सर में शदीद दर्द था। वो बमुश्किल से उठती दरवाजे की जानिब बढ़ी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। दरवाजे के बाहर वाइट ड्रेस में मलबूस नर्स मुस्कुराते हुए उसे विश करने लगी। एज़ल ने सर को थोड़ी सी जंबिश दी। हिम्मत नहीं थी कि वो मुंह से कुछ बोल पाती। मैम, एक्चुअली सर शामीर के कपड़े चेंज करवाने हैं, अगर आप हेल्प के दें। नर्स ने अपने आने का मद्दा बयान किया तो एज़ल के हसीन नुकूश में तनाव अभरा। छोटी सी नाक मजीद सुर्ख पड़ी थी। दुपट्टे से गाफिल वो हसीन दोशीज़ा काफ़ी हसीन दिखी थी नर्स को। आप जाकर खुद चेंज करवा दें उनको। सीरियसली वो माइंड नहीं करेंगे, बल्कि बखुशी चेंज करवा लेंगे। वो काफ़ी रूब मूड से बोली। नर्स को वो अंगारे चबाती हुई मालूम हुई। वो हैरत से उसे देखने लगी। सॉरी मैम, मैं कैसे चेंज करवाऊं? उन्होंने कहा है कि वो आपके हाथों से चेंज करेंगे, और अगर आप ना गई तो वो मुझे जॉब से निकलवा देंगे। अब की बार नर्स के चेहरे पर अफसुर्दगी फैली। एज़ल के दिल में टीस सी उठी। कितना खुदगर्ज था वो शख्स जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए इस तरीके से उस बेचारी नर्स की नौकरी को दांव पर लगा चुका था। वो कुछ नहीं कहेंगे, आप जाएं, उनको चेंज करवा दें। वैसे भी जॉब पर आपको उनके बाबा ने हायर किया है, ना कि उन्होंने। एज़ल ने उसे रसान से समझाया। वो अब किसी भी तौर उस रूम में उस शख्स के सामने नहीं जाना चाहती थी। आगे ही उसका सर दर्द से फट रहा था। मैम, आप नहीं जानती, उन्होंने मेरे सामने हॉस्पिटल कॉल की थी और मुझे वार्न करके भेजा है। नर्स ने अफसुर्दगी से अपनी मजबूरी उसे बताई तो एज़ल का दिल चाहा कि वो इस घटिया शख्स की जान ले लेती जो दूसरों को इंसान नहीं समझता था। आप चले, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, एज़ल ने बहुत ज़ब्त से कहा था, वरना वो कभी भी ऐसा ना कहती। थैंक यू मैम, आप नहीं जानती ये जॉब कितनी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे बाबा नहीं रहे, घर का सारा गुजर बसर मेरी जॉब पर होता है। नर्स उसे हमदर्द समझती अपनी मजबूरियां बताने लगी। एज़ल को सुनते ही काफ़ी दुख हुआ था। कितना तकलीफ दे होता है औलाद के लिए जब उनके सर का साया, उनकी ठंडी छाँव उनके सरों से उठ जाती है। आप परेशान मत हो, मैं बस आती हूँ, एज़ल ने हाथ नर्स के कंधे पर रखते नर्म लहजे में कहा था। ओके मैम, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। वो फिर से मुस्कुराती उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिस पर एज़ल ने नर्म मुस्कुराहट से उसे देखा। अब चारों ना चार उसे दोबारा से उसी रूम में उसी घटिया इंसान के सामने जाना था। मीर, मेरे बच्चे, ये सब क्या है? तुम जानते भी हो कि माँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो फिर क्यों करते हो ऐसी हरकतें? आंसू पहुँचती तमीना बेगम एक खफा नज़र उस पर डालती और फिर से रोने शुरू कर देती। शामीर बस खामोशी से उन्हें देख रहा था। रज़ा एक बार भी नहीं आए थे उसको देखने, जबकि तमीना बेगम सुबह से उसी के पास बैठी थी। रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था, मगर शामीर अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था। उसके पास उन्हें चुप करवाने का कोई फॉर्मूला नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनको तंग करने का कोई लॉजिक नहीं था। वो अपनी मर्जी करता था, हर वो काम जो उसे अच्छा लगे, उसके दिल को भाए, चाहे वो सही हो या गलत। मॉम, आप प्लीज चुप कर जाए, मेरे कान दर्द कर रही हैं। वो बुरे से मुंह बनाता अपने कान को हाथ से खुजाता बोला, तो तमीना बेगम उसकी बात पर जज्बस भी हुई। नर्स ने बेसाख्ता उमड़ आने वाले अपने कहकहे को बमुश्किल से दबाया। तुम्हारे कान दर्द कर रहे हैं मीर? हाउ डिस्गस्टिंग! तमीना बेगम उसके बेजार उकताए हुए चेहरे को देखती हैरत से बोली थी। वॉट मॉम, आप कब से रोए जा रही हैं? अब बस भी कर दें।
ٹھیک تو ہوں، آپ کے سامنے ہوں، دیکھ لیں۔ وہ سر کو جھٹکتا اپنے بیزاری سے بھری نیلی نگاہوں سے انہیں دیکھتے بولا، تمہیں ذرا سا احساس نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہاں تمہارے لیے مری جا رہی ہوں اور تم میرے رونے سے، میرے پریشان ہونے سے اکتائی جا رہے ہو۔ تمینہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ موم ریلیکس یار، مجھے آپ کی پریشان ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے آپ کی رونے سے پرابلم ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اب تو تمہیں ماں کہاں سے اچھی لگے گی؟ اب تو تمہیں غریب محلے والی 2 ٹٹے کی عام سی لڑکیوں میں انٹرسٹ جو جاگ اٹھا ہے۔ کمرے میں آتی ایزل کو دیکھ وہ زہر اگلتی اپنے کڑوے کسیلے جملوں سے وار کرنے لگی۔ ایزل کا چہرہ پلوں میں سرخ ہوا تھا، وہ بنا کچھ کہے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مام، سوچ سمجھ کر بولے یار، کون سی غریب لڑکیوں میں انٹرسٹ لے رہا ہوں میں؟ آپ جانتی ہیں صرف ایک میں لیا ہے، اور اگر اس میں انٹرسٹ لیا بھی ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس میں انٹرسٹ لیا جائے۔ وہ جتانے والے انداز میں لفظوں پر زور دیتا کافی کچھ جتا چکا تھا انہیں۔ ہاں، جو بھی ہو، میں اس لڑکی کے وجود کو مزید برداشت نہیں کر سکتی اپنے گھر میں، جتنی جلدی ہو اسے چلتا کرو۔ وہ ہاتھ اچھالتے کہتی کافی غصے سے روم سے نکلی۔ نرس؟ تمینہ بیگم کی جاتے ہی شامیر نے نرس کو مخاطب کیا، جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ جی سر، جاؤ دیکھو تمہاری میم واش روم میں ہی سو گئی ہیں کیا؟ وہ منہ بگاڑتے ہوئے کافی تیز لہجے میں بولا۔ تو نرس سر کو حامل ہلاتی واش روم کی جانب بڑھی۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ ایزل کو دیکھتے ہی وہ حیرت سے کنگے اسے سوالیہ نگاہوں سے گھورتے پوچھنے لگا۔ ایزل بنا کچھ کہے خاموشی سے صوفے پر رکھی شامیر کی شرٹ اٹھائے دیکھنے لگی۔ میں تم سے ہوں ایزل؟ اس بار وہ سنجیدگی سے اس کے اگنور کرنے پر سپاٹ لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ ایزل کے وجود پر موجود وہ پرانا سا معمولی سا سوٹ اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ میری مرضی، جو مرضی پہنوں، وہ انتہائی بدتمیزی سے اس کی طرف مڑتی چیخنے کے سے انداز میں بولی۔ شامیر نے لب میچے اسے غصے سے دیکھا۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی ایزل، یہ گھٹیا سوٹ اتارو گی تم ابھی کے ابھی۔ وہ سنجیدگی سے بالکل بے تاثر لہجے میں کہتا کراہت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایزل چونکی نہیں تھی اس کے لہجے، اس کی نظروں سے۔ جانتے ہو، جتنی کراہت تمہیں میرے کپڑوں سے ہو رہی ہے اتنی ہی کراہت مجھ سے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ میں بھی اتنی ہی معمولی اور گھٹیا ترین ہوں جتنا کہ یہ لباس جو اس وقت میرے وجود پر موجود ہیں۔ شامیر کی آنکھوں میں دیکھتی وہ غرائی تھی۔ اتنے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا کہ شامیر ایبرو اچکاتے اسے داد دیتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہی تو بات ہے ساری، اگر تم اتنی ہی معمولی ہوتی تو شامیر بیگ کے دل کو کیسے چھیڑ پاتی؟ فضول انسان کی سوچ بھی اسی کی طرح گھٹیا اور فضول ہوتی ہے۔ لو، پہنو اسے۔ وہ شرٹ اس کے منہ پر مارتی نخوت سے کہتی ساتھ میں حکم بھی صادر کرنے لگی۔ شامیر نے اسے دیکھتے واؤ والے انداز میں ہونٹوں کو او شیپ میں موڑا۔ گولڈن بال اس کے ماتھے پر بکھرے عجب سا حسن بکھیر رہے تھے۔ ان نابی لبوں کو موڑے وہ سنجیدگی سموئے اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید دودھیا رنگت میں ہلکی سی سرخی دوڑ رہی تھی۔ اگر اسے حسن کا مجسمہ کہا جاتا تو کچھ گرا نہیں تھا۔ مگر میں کیسے پہنوں گا؟ مجھے تو چوٹ آئی ہے ڈارلنگ، تم پہناؤ ڈارلنگ۔ وہ آنکھیں مٹکاتے محبت بھرے لبو لہجے میں گویا ہوا۔ نرس جو بظاہر میڈیسن چیک کر رہی تھی مگر اس کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ یہ واضح کر رہی تھی کہ وہ ایزل اور شامیر کی باتیں نہ صرف سن رہی ہے بلکہ لطف بھی اٹھا رہی ہے۔ چوٹ تمہارے سر اور ٹانگ پر لگی، ہاتھ بالکل سلامت ہے، تو چپ چاپ پہنو اسے، ورنہ اب کی بار ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ کافی غصے سے چبا چبا کے بولی تھی۔ شامیر کو اس وقت وہ اپنی ٹیچر لگی جو ہوم ورک نہ کرنے پر اسے سزا سنا رہی تھی۔ نرس! شامیر چلایا، نظریں ایزل پر تھیں جو غصے سے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میری وائفی کا موڈ نہیں بن رہا مجھے چینج کروانے کا، تو اب اس حساب سے یو آر فائرڈ۔ وہ دو ٹوک انداز میں کافی تیز لہجے میں بے لچک سا بولا تھا۔ نرس نے خوف زدہ سی نگاہوں سے ایزل کو دیکھا، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ایزل کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شخص اس حد تک گر سکتا ہے کہ اپنی بے جا کی ضد منوانے کے لیے وہ ایک مظلوم کی پرواہ بھی نہ کرے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم کافی کول لگ رہے ہو؟ تم مسٹر کمینے انسان، تم انتہا کے گھٹیا ترین انسان ہو، اتنے کہ گھٹیا پن کی ساری حدیں تم پر ختم ہو جائیں گی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی ایک ہی سانس میں کافی تیز لہجے میں بولی تھی۔ نرس، سزا ڈبل ہو چکی ہے، اب اپنی میم صاحبہ سے بولو کہ وہ مجھے چینج کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے یہ بدصورت کپڑوں کو بھی چینج کریں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتا LED آن کرتے حکم صادر کرنے لگا۔ میم پلیز آپ چینج کروا دیں سر کو۔ نرس گھٹی گھٹی سی آواز میں التجائی لہجے میں ہاتھ جوڑے بولی۔
एज़िल का हसीन चेहरा गुस्से और नफरत के सबब तप गया। वो लाल भभूका होती दोबारा से सोफे की तरफ गई और इस बार अपनी पसंद की एक शर्ट उठाए वो बेड की तरफ बढ़ी। शामिर के होठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट रक्सा थी। गाल पर उभरता वो कातिल गढ़ा एज़िल के गुस्से को मजीद बढ़ा गया। वो बज़ाहिर सॉन्ग प्ले कर रहा था, मगर उसकी समाअतें उसका सारा ध्यान एज़िल की तरफ था, जो कदम कदम चलती बोझल दिल से उसकी तरफ बढ़ी थी। उतारो इसे, वो बेड के करीब खड़ी होते खुरदुरे कुदूरत भरे लहजे में बोली। डार्लिंग, मेरे दोनों बाजुओं दर्द कर रहे हैं, तुम उतार दो। वो मासूमियत से आंखें मटकाता निहायत सादे से लहजे में बोला। एज़िल ने दांत पर दांत जमाए उसे गुस्से से घूरा और सर्द सांस फजा के सुपुर्द करते वो आंखें नीचे झुकी थी। उसकी शर्ट को पकड़ते वो आंखें मूंदे उसे उतारने की कोशिश करने लगी। शामिर की शरारत से लबरेज नीली आंखें एज़िल के चेहरे पर टिकी थीं। वो होठों को मोड़े काफ़ी दिलचस्पी से उसके हसीन नकूश को घूर रहा था। उसकी तेज़ निगाहें अपने चेहरे पर वो महसूस कर सकती थी, जब ही तेज़ी से शर्ट उतारने लगी। शामिर ने अपनी दाईं आईब्रो को उठाया और जोर से सीटी बजाई। नर्स एकदम से उसकी तरफ मुतवज्जे हुई थी। शामिर ने उसे आंख के इशारे से वहां से जाने का कहा, जिसे समझती वो बिना शोर किए सर को हाँ में हिलाती रूम से बाहर निकली। शामिर ने एक नज़र दरवाजे पर डाली जहां से नर्स बाहर निकली थी, और फिर एकदम से हाथ एज़िल की कमर के गिर्द हमाइल किए वो झटके से उसे अपनी तरफ खींच गया। शामिर का शोधापन कैसा लग रहा, कमेंट करें, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक बटन दबा दें जल्दी से, ताकि आगे स्टोरी की तरफ बढ़ें। मामा, क्या आप ही सच में भाग गई हैं? नरगिस बेगम नवाला तोड़कर हंसा के मुंह में डाल रही थी जब हंसा ने मासूमियत से माँ को देखते पूछा। वो मासूम बच्ची अभी तक इस बात का यकीन नहीं कर पाई थी कि उसकी बहन अपनी शादी से भाग गई है और उसका बाप उसकी बहन की वजह से मर गया। नहीं मेरी जान, आपसे किसने कहा ऐसा? नरगिस बेगम का दिल तेजी से धड़का था। वो नवाला प्लेट में रखती उसे सीने से लगाए बोली, मामा, ममानी कह रही थी कि एक तो बाप को खा गई, घर से भाग गई किसी के साथ, और दूसरी माँ के साथ मेरे सर पर मूंग दलने आ गई। वो 10 साला बच्ची अपनी ममानी के कहे कड़वे कसीले अल्फाज माँ के गोशो गुजार करती उनकी गोद में छुप गई। नरगिस बेगम का दिल खून खून हुआ था। वो भाई के दर पर आ तो गई थी, मगर उस दर पर उन्हें सिवाय तकहीर और मलामत के कुछ नहीं मिला था। भाई लाख अच्छे हों, मगर शादी के बाद वो पराए हो जाते हैं, जैसे उस वक्त नरगिस के भाई। नरगिस बेगम जो शौहर की लाडली हुआ करती थीं, अब शौहर के चले जाने के बाद पूरा दिन अपने ही बाप के घर वो किसी गैर की तरह रहती थीं। भाभी नौकरानियों जैसा सुलूक बरत कर 2 वक्त का खाना भी बड़े एहसानों से दिया करती थीं, और वो मजलूम औरत अपनी हालत जार पर अपने रब से रो रो कर अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगती थी। हमारे मौशरे का अलमिया है, अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो मौशरा उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देता है। उसे खाने पीने खता के सांस लेते हुए भी दूसरों को देखना पड़ता है कि कोई उसे देखकर टोक ना दे। उसे रंगदार कपड़े पहनते हुए भी डर लगता है, क्योंकि ये मौशरा उसे बेवा कहकर ऐसे रंगों से महरूम कर देता है। शौहर के बाद औरत की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, और इसे इतना तंग नज़र करने में हाथ भी हम लोगों का है, जो दूसरों को सुकून से रहने नहीं देते और हर बात को बढ़ावा देना अपनी फितरत समझते हैं। आपकी आपी की शादी हो गई है मेरी जान, और वो बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगी। नरगिस बेगम से जो बन पड़ा वो झूठ बोल वो अपनी मासूम बेटी को बहलाने लगी, जो बहन की शादी का सुनते ही काफी खुश हुई थी। रात को कहाँ थी तुम? अपने सीने पर धरे एज़िल के हाथों को थामे वो निहायत गुस्से से पूछने लगा। अंदाज ऐसा था जैसे जाने कितना ही अच्छा रिलेशन हो दोनों के दरमियान। हाथ छोड़ो मेरे। एज़िल का हाल गुस्से से बुरा था। वो बमुश्किल से खुद को कुछ सख्त कहने से रोक रही थी। ना छोड़ूं तो? वो ढीठों की तरह हंसा और एकदम से उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत कर दी। एज़िल ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते उसकी दाईं टांग, जो कि कुशन्स के ऊपर सफ़ेद पट्टी में लिपटी पड़ी थी। एज़िल ने दांत कचकचाते अपना सर जोर से उसके पांव पर मारा। शामिर एकदम से दर्द से बिलबिला उठा। एज़िल के हाथों पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी, जिसका फायदा उठाए एज़िल एकदम से उससे दूर हुई। नर्स शामिर के चीखने पर भागती रूम में आई। सर क्या हुआ आपको? वो हक्का बक्का सी एज़िल के अंगारा चेहरे पर नजर डालती शामिर से पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे सर को, बस थोड़ी सी सर्दी लग रही थी तो कह रहे हैं कि शर्ट रहने दो, यही चलेगी। वो हाथों को झाड़ती फातिहाना अंदाज में बोली। शामिर की नीली आंखें, जो दर्द के सबब सुर्ख हुई थी,
एकदम से उनका रंग बदला। लबों पर जानलेवा मुस्कुराहट ने अपनी छप दिखाई। वो दर्द जो अचानक से एजल के टच करने पर उठा था, अब वो मादूम होते ही शामिर पहली टोन में वापस लौटा। यार, इसमें शर्माने वाली क्या बात है मेरी सिन्योरिटा? उसके बदले तेवरों और चेहरे पर फैली मानी खेज सी मुस्कुराहट को देख एजल एक पल को हैरान हुई थी। खूबसूरत होंठों पर रक्स करती मुस्कुराहट एकदम से सिमटी। नर्स, एक्चुअली मेरी वाइफी को मेरी बॉडी मतलब मेरे सेक्स पैक्स बहुत पसंद हैं, तो बस वो मुझे शर्टलेस देखना चाहती थी, और अभी तो उसने शर्ट उतारी भी नहीं थी कि आप आ गईं। मतलब प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है यार, आपने हमारे रोमांटिक मोमेंट ख़राब कर दिए। वो खालिस अफसोसनाक अंदाज में मुंह के जाविये बिगाड़ता, आंखें मटकाता बोला। तो एजल उसके झूठ पर हक्का बक्का सी आंखें फैलाए उसे घूरने लगी। नर्स खुद उसके बेबाकी से इतनी बड़ी बात कहने पर शर्मिंदा सी सर झुका गई। सॉरी सर, मुझे लगा कि नो इट्स ओके यार, आप एक काम करो, बाहर मेरा प्राइवेट गार्ड खड़ा है, उससे कहें कि जल्दी से बेहतरीन लेडीज क्लॉथ बैग पैलेस में लाए, वो भी मेरे रूम में। ओके सर, नर्स ने फौरन से जवाब दिया। नाउ यू कैन गो। वो सपाट लहजे में कहता एजल को देखने लगा, जो सीने पर हाथ बांधे उसे नफरत से देख रही थी। शामिर ने शर्ट उतारते फर्श पर फेंकी। अब की बार उसका चेहरा सपाट था, कोई शोखी, कोई शरीर तासुर नहीं था उसके चेहरे पर। शर्ट पहनाओ। वो संजीदगी से दो टोक अंदाज में गोया हुआ। नहीं पहनाऊंगी, जो मर्जी कर लो। एजल ने अब की बार भी उसी तरह से सख्त लहजे में चीखते हुए कहा था। मुझे बदतमीजी करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं एजल। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से मौजूद हो। और दूसरी बात, जब तक यहाँ हो कोशिश करो कि अपना लहजा और ज़बान कंट्रोल में रखो। मुझे कोई शौक नहीं यहाँ रहने का, मुझे जाना है यहाँ से। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं बदतमीजी ना करूं तो जाने दो मुझे। एजल ने उसकी बात काटते बेहद संजीदगी से अपना मुद्दा बताया था। शामिर ने गहरा सांस फजा के सुपुर्द किया और खुद से चंद कदमों के फासले पर खड़ी उस छटांग भर की लड़की को देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकती हो? अपनी शेव को अंगूठे से मसलते वो सवालिया निगाहों से उसे देखते इस्तफसार करने लगा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं यहाँ से जाकर रहूंगी, ये बात तुम लिखवा लो। वो चैलेंज करती निगाहों से उसे देखती बोली। तो शामिर ने दाद देने वाले अंदाज में सर को जुनबिश दी। तो ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो गहरी निगाहों से एजल को देखता बोला। एजल चौंकी उसकी बात पर। क्या क्या शर्त है तुम्हारी? एजल का दिल तेजी से धड़का। वो आंख से फैलाए पूछने लगी। शामिर ने टेक छोड़ते टांग के नीचे रखे कुशन को एक तरफ फेंका और फिर एकदम से जगह से उठा। वो लड़खड़ाता हुआ एजल के सामने रुका। मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं अगर तुम अपना आप आज रात के लिए मेरे सुपुर्द कर दो। एजल एक पल को शॉक्ड सी रह गई। शामिर का मुतालबा इस कदर अचानक और बेबाक था कि एजल उसके नियत, उसके इरादों को जानते बूझते हुए भी हैरत ज़दा थी। चटाख, मुझे ये थप्पड़ तुम्हें बहुत पहले ही मारना चाहिए था शायद, तभी जब तुम मुझे मेरी शादी से उठा कर ले आए और ज़बरदस्ती मुझे टच करने की कोशिश करते रहे। तुम जैसा घटिया इंसान तो इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम एजल जावेद को हासिल कर पाओ। अगर तुम 10 बार मर के जिंदा होकर आओगे ना, तब भी एजल जावेद तुम पर थूकना पसंद नहीं करेगी। वो इस कदर गुस्से और नफरत और कदूरत से बोली कि शामिर का चेहरा लहू छलकाने लगा। उसके सफ़ेद चेहरे पर एजल की उंगलियों की छाप बिल्कुल वाज़ेह थी। एजल गुस्से से वहां से मुड़ी। शामिर ने जबड़े भींचते उसकी कलाई को दबोचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने की? हाउ डेयर यू स्लैप मी ऑन द फेस? शामिर गुस्से से उसके बाजू को दबोचे उसके चेहरे पर चिल्लाया था। एजल अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। शामिर के सर से लेकर उसकी गर्दन तक की नीली और हरी रगें गुस्से के सबब फूल चुकी थीं। उसने तेजी से अपना दूसरा हाथ एजल की कमर में डाला। किसी बेजान गुड़िया की तरह उसे उठाए बेड पर पटका। एजल का सर बुरी तरह से घूम कर रह गया। वो धुंधलाई आंखों को खोलती तेजी से बेड से उतरने लगी कि शामिर ने तेजी से झपटते उसके बाजू को दोबारा से दबोचा। छोड़ो मुझे। एजल खौफजदा सी खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जबकि शामिर ने उसके दोनों हाथों को दबोचते उसकी कोशिश नाकाम बना दी। शट द डोर। वो गुस्से से दाड़ा था। डोर खुद ब खुद लॉक हुआ था। डिम द लाइट्स। लाइट्स खुद ब खुद ही डिम हुई थीं। शामिर का एक हाथ एजल के सर के ऊपर उसके दोनों बाजुओं को कवर किए हुए था, जबकि दूसरे हाथ को वो ऐसे ही मुक्का बनाए बेड पर रखे हुए था।
انگولیوں پر لگی وہ سٹرپس اکھڑ چکی تھیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ چلیں اب واپس چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایزل کا ہاتھ اٹھانا اس کی انا پر کاری وار تھا۔ وہ مرد تھا، حکومت کرنا جانتا تھا، ضد پوری کروانا جانتا تھا، مگر آج پہلی بار کسی لڑکی نے اسے تھپڑ مارا تھا، اس کی عزت نفس پر وار کیا تھا۔ اس وقت وہ غصے میں بھول چکا تھا کہ جو کچھ بھی ایزل نے کیا وہ اس کے کہے ان الفاظ کا ری ایکشن تھا۔ اگر ایزل کی جگہ کوئی اور بھی عزت دار لڑکی ہوتی، وہ اپنی آبرو پر اٹھتی گندی نگاہوں کا جواب بالکل اسی طریقے سے دیتی، مگر یہ سب کچھ شامیر بیگ نے کہاں سوچا تھا؟ اس کا سامنا کہاں ایسی لڑکیوں سے ہوا تھا جو عزت کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والی اپنے ماں باپ کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ اس کے حساب سے عورت چاہے وہ امیر ہو یا غریب، وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ مرد کے ایک بار پکارنے پر اپنا آپ اس کے سامنے چارے کی طرح پیش کر دیتی ہیں، مگر حقیقت اس سے برعکس ہے۔ دنیا میں ایزل جاوید جیسی لڑکیاں بھی موجود ہیں جن کے لیے ان کی زندگی کا کل اثاثہ ان کی آبرو ہوا کرتی ہے۔ آج تک میرے باپ کے سوا کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ شامیر بیگ پر ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھانا تو دور، کسی کی اتنی مجال نہیں ہوئی کہ وہ مجھے گھٹیا کہے، میرے کردار پر انگلی اٹھائے۔ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیسے ہاتھ اٹھایا تم نے؟ وہ ہاتھ کا مکہ بنائے ایزل کے قریب بیڈ پر مارتے بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس سے پہلے شاید ہی وہ اس قدر غصے میں ہوا تھا، اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، وہ بھی ایک لڑکی نے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو ایزل جاوید اختر؟ تمہارا یہ غرور، یہ اکڑ 2 منٹوں میں توڑ سکتا ہوں میں۔ کچھ بھی نہیں ہو تم میرے سامنے، بس ایک معمولی سی عام سی لڑکی ہو جو اپنا دفاع تک نہیں کر سکتی۔ ایزل کی بند آنکھوں میں دیکھتا وہ غصے طیش میں بولا۔ اس کا سانس بھاری ہو چکا تھا، سرخ لب بار بار ہل رہے تھے۔ وہ غصے سے سپاٹ چہرے سے ایزل کی لرزتی پلکوں اور کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ شامیر نے غصے سے مدھم سی روشنی میں چاند کی طرح چمکتے اس حسین چہرے کو گھورا اور ایک دم سے جھکتے ایزل کی گردن میں گہرا سانس بھرا۔ ایزل خود کو بے بس محسوس کرتے بری طرح سے مچلنے لگی، مگر اس کی ہر کوشش پر شامیر کی گرفت مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ وہ نڈھال بے بس سی ہوتے خاموش پڑی تھی۔ شامیر نے سر اٹھائے اپنی نیلی نگاہوں سے اس کے حسین نقشوں کو دیکھا۔ جہاں آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، وہ بے ساختہ جھکتے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں پر چننے لگا۔ ایزل اپنے چہرے پر اس کے جان لیوا لمس کو محسوس کرتی کسی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ زور زبردستی کرنا شامیر بیگ کی فطرت نہیں ایزل جاوید۔ اگر تم میری بات مان کر آرام سے خود کو میرے سپرد کر دیتی تو کل کی صبح تم اپنے گھر والوں کے پاس ہوتی، مگر تم نے میری ڈیل کو قبول کرنے کی بجائے میرے چہرے پر سلیپ کیا۔ اب تم تب تک میرے گھر، میری زندگی اور میرے نام سے بندھی رہو گی جب تک تم خود اپنا آپ میرے سپرد نہیں کرتی۔ گھبراؤ مت، تمہارے انکل رضا صاحب تو کیا، ان کے جیسے 10 بھی آ جائیں تو شامیر بیگ کو روک نہیں سکتے۔ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں، اور اس بار تمہیں حاصل کرنا میری ضد بن چکی ہے، اور شامیر بیگ کی ضد موت سے زیادہ جان لیوا ہے۔ وہ بھاری گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ اس کا غصے بھرا اس قدر شدید ری ایکشن آج پہلی بار ایزل کے سامنے آیا تھا۔ اس کی روح تک لرز رہی تھی، نازک سا وجود ٹھنڈ کے سبب اکڑ رہا تھا۔ شامیر نے ہونٹوں سے اس کے کان کو چوما، یوں ہی کئی لمحے وہ آنکھیں موندے خود کو سکون پہنچاتا رہا، ورنہ جس قدر غصہ اسے اس وقت ایزل پر تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ اس روم سے نکلنے کی غلطی اب مت کرنا، میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو اچھا ہے تمہارے لیے، ورنہ… وہ کہتے ایک پل کو رکا، ایزل کی بھیگی خمدار گھنی پلکوں کو دیکھا اور باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوتے وہ چہرے اس کے چہرے کے قریب کرتا اس حسین چہرے کے ہر بدلتے رنگ کو بے انتہا قریب سے دیکھتا رہا۔ ورنہ اس بار میں اپنی فطرت بدلنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، ویسے بھی اب تم نکاح میں ہو میرے، جہاں میں رہوں گا تم وہیں رہو گی۔ از اٹ کلیئر؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھتا، اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کر گیا۔ ایزل نے دھڑکتے خوفزدہ دل سے سر کو زور سے ہاں میں ہلایا، تو شامیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اپنی گردن پر لپیٹا۔
एजल का सर्द पड़ता वजूद शामिर के खौफ से कांप रहा था। शामिर ने अपने दोनों हाथों से एजल की कमर को थामे उसे खुद में भींच लिया। वो एकदम से सीधा होते तकिए पर लेटा। वो एजल को यूं ही खुद से लिपटाए हुए था। एजल के दिल में आज शामिर के लिए नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वो ताउम्र उस शख्स को माफ नहीं करने वाली थी। शामिर एजल के वजूद का सर्दपन महसूस कर रहा था, मगर उसका दिमाग बुरी तरह से उलझ चुका था। वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो इस लड़की की अकड़ को तोड़ना चाह रहा था, मगर एजल के आंसू ने उसे क्यों रोका? उसके आंसू क्यों बुरे लगे थे शामिर बेग को? जो शख्स अपनी माँ को रोता देख बेजार हो जाता था, आज इस लड़की के आंसू देख जाने क्यों उसे इस कदर बुरा लगा था कि वो उसके आंसुओं को अपने होठों से चुनने लगा। एजल की सांसें भारी हो रही थीं और कुछ पहले से होते सरदर्द और नींद पूरी ना होने के सबब उसका दिमाग सुन्न होने लगा। शामिर ने उसका सर अपने सीने पर रखते उसकी गर्दन में अटके दुपट्टे को नरमी से अलग किया। एजल पर गनूदगी तारी हो रही थी, मगर वो कोई रिएक्शन नहीं दे पाई। शामिर ने इतना बड़ा दुपट्टा पहली बार देखा था। वो अजीब से मुंह बनाते दुपट्टा बेड की दूसरी तरफ फेंकते एजल के बालों को सहलाने लगा। इस लड़की के साथ एक अजीब सा रिश्ता बनता जा रहा था उसका। वो पहली बार किसी लड़की को ऐसे ट्रीट कर रहा था। इतने नाजो नखरे तो उसने रूबी के भी नहीं उठाए थे, और यहाँ तो एजल ने उस पर हाथ उठाया था। एजल की भारी होती सांसें शामिर के सीने पर महसूस हो रही थीं। वो बेचैनी से उसके रेशम जैसे सियाह बालों को हाथ से सहलाने लगा। कल से वो बेड पर था, मगर इस दौरान उसने रेस्ट जरा सी भी नहीं की थी। अलबत्ता उसके जिस्म के आज़ा काफ़ी दर्द में थे, जिनकी परवाह उसे अव्वल रोज से ही नहीं थी। शामिर बेग को थप्पड़ मारने के बाद उसकी बाहों में यूं सुकून से लेटना सिर्फ एजल शामिर बेग के बस में है। जाने कैसे उसके लबों से खुद ब खुद ही अदा हुआ था। लबों पर काफ़ी देर बाद पहले जैसी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। बेसाख्ता उसने झुकते एजल की पेशानी पर लब रखे और अपने बाजू उसके गिर्द हमायल करते उसे खुद में समेट लिया। अगर आप इस कहानी के अगले पार्ट्स जल्दी चाहते हैं तो अभी लाइक कर दें। अब आगे सुने कि आगे क्या मोड़ आने वाला है। ये साल, मेरे बच्चे कहाँ थे तुम? दरवाजे के पार बिखरे हुलिये में खड़े ये साल को देखती ज़किया बेगम भागते उसके पास गई। उसके चेहरे और वजूद को छूती जैसे वो खुद की तसल्ली कर रही थी कि ये साल ठीक है। ये साल की आंखें हद दर्जा सुर्ख थीं। शेरवानी अभी तक उसके वजूद पर मौजूद थी। ढलती शाम के इस पहर वो कोई हारा हुआ मुसाफिर दिख रहा था, जिसका सामान रास्ते में उससे लूट लिया गया हो। मोहल्ले की कई औरतें घरों की छतों और दरवाज़ों से झांकती ये साल वो देख रही थीं। अरे क्या देख रही हो? क्या कभी देखा नहीं मेरा चांद बेटा? दफा हो जाओ, शक्ल गुम करूं अपनी। ज़किया बेगम उन औरतों पर चीखती चिल्लाती ये साल को बाजू से थामे अंदर चली गईं। ये साल निढाल कदमों से उनके साथ चल रहा था। जिस्म पर थकावट तारी थी। वो बमुश्किल से उनके साथ हम कदम हो रहा था, जबकि बेटे की हालत पर ज़किया मुंह भर भर कर एजल को कोस रही थी। मम्मा बस कर दें, वो बेबसी से बोला। इसीलिए तो वो घर वापस नहीं आ रहा था। अरे क्या बस करूं? शादी के दिन भाग गई वो भगोड़न, हम सब के मुंह पर कालिख मल के बाप को जीते जी मार दिया। अरे जाने किस यार के साथ भागी है। वो ये साल के मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आई थी। परवेज साहब जावेद के घर के लिए नए किराएदार ढूंढने गए थे और ज़किया की अकलौती बेटी सफ़ा पड़ोस में दोस्त के यहाँ गई थी। अम्मा आप जानती हैं वो मुझसे शादी करना चाहती थी, आप प्लीज़ उसे कुछ मत कहें। वो बेबसी से कहता अपने रूम की तरफ बढ़ा था, जबकि ज़किया तो अभी तक उसकी तरफदारी पर कलस के रह गई। आंखों में होती शदीद जलन के सबब एजल की आंखें बमुश्किल से खुल पाई थीं। बुखार से उसका सर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। खुश्क पड़ते हलक के सबब वो पानी के लिए बमुश्किल से बोल पाई थी। शामिर, जिसकी आंख थोड़ी ही देर पहले लगी थी, किसी की बेचैन सी आवाज़ अपने बेहद करीब से सुनते वो मंदी मंदी सी आंखें खोल अपनी बाहों में मौजूद एजल को देखने लगा। दिमाग जैसे ही बेदार हुआ और अपने वजूद में उतरती तपिश को महसूस करते वो तेज़ी से उठा, तकिए पर कहनी टिकाए एजल के माथे को चेक करने लगा, जो बुखार से तप रहा था। एजल, पानी। आंसू उसकी आंखों से बहते कनपटी तक बह रहे थे। शामिर बेचैनी से सीधा हुआ। पानी का जग उसके करीब ही मौजूद था। शामिर ने ग्लास में बमुश्किल से एक हाथ से पानी उंडेला, जबकि दूसरा हाथ एजल के सर के नीचे था। उसे सहारे से सीधा करते शामिर ने ग्लास एजल के लबों से लगाया। वो बमुश्किल से 2 से 3 घूंट पी सकी थी।
شامیر کے لیے اس کی حالت ایک دم سے خراب ہو جانا کافی پریشانی کی بات تھی۔ وہ اسے دوبارہ سے لٹائے اس کے گال کو تھپکنے لگا۔ شامیر: ایزل، گیٹ اپ یار، کیا ہوا ہے؟ وہ فکر ظاہر کرنا نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس وقت وہ سخت بے چین اور متفکر تھا۔ ایزل: بابا، وہ بخار کے سبب بے ربط جملے میں بولی تھی۔ اس کے ہلتے لبوں سے ادا ہوئے نام نے شامیر بیگ کو مزید پریشان کیا تھا۔ وہ پہلو بدلتا اس کے ماتھے، گردن اور کبھی چہرے کو چیک کرنے لگتا۔ ایزل کا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھا تھا۔ جب ہی اس نے تیزی سے لائٹس آن کی، وقت دیکھا تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نیند ٹوٹنے کے سبب سرخی دوڑ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے بیل پریس کی۔ نرس بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ نرس، اسے چیک کرو، کیا ہوا ہے اسے؟ نرس کو اندر آتا دیکھ وہ کافی پریشانی سے بولا۔ نرس اس کے پہلو میں لیٹی ایزل کو دیکھ کافی پریشان ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں تو شامیر نے آنکھیں چھوٹی کیے ایزل کی طرف دیکھا۔ کھلے بال، دوپٹے سے بیگانہ، وہ نازک سی لڑکی بخار سے تپتے سرخ چہرے میں کوئی حور دکھ رہی تھی۔ شامیر نے سر کو نفی میں ہلایا، دوسری جانب پڑے ایزل کے دوپٹے کو گھورا اور پھر کمفرٹر کھینچتے اس کے وجود کو گردن تک ڈھانپا۔ سفید چہرے پر بخار سے بکھری سرخی، منہ کھولے وہ گہرے سانس بھرتی معصوم سی لڑکی اسے اس وقت دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی۔ آپ چیک کریں گی یا پھر کسی دوسری نرس کو بلاؤں؟ اس بار وہ کافی بدتمیزی سے گویا ہوا تو نرس گھبراتے ہوئے بیڈ کی طرف آئی۔ بی پی چیک کرنے کے بعد اس نے ایزل کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ نرس: سر، میم کو کافی تیز بخار ہے۔ وہ مجھے بھی دکھ رہا ہے، آپ کچھ کریں، اسے ٹھیک کریں جلدی سے۔ شامیر نرس کی بات کاٹتے تیز لہجے میں بولا تو نرس گھبرا سی گئی۔ سر، میں کیا کروں؟ مجھے تو بلڈ پریشر چیک کرنا آتا ہے اور ٹیمپریچر، جو میں نے کر دیا ہے، اور باقی تو ڈاکٹر ہی چیک اپ کر کے بتا سکتے ہیں سر۔ نرس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ شامیر بیگ سے وہ کسی بھی قسم کے سخت رویے کی توقع کر سکتی تھی۔ تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، لے کر آؤ ڈاکٹر کو۔ وہ دھاڑا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ ایزل کے گرد حمائل کرتے اس نے تیزی سے اسے گود میں بھرنے کی کوشش کی، مگر ٹانگ پر بندھی پٹی کے سبب ایسا کرنا ناممکن ہوا تھا۔ گیٹ لاسٹ! نرس کو ابھی تک وہیں جمع دیکھ وہ غصے اور بدتمیزی سے چلایا تو نرس بھاگتی روم سے نکلی۔ شامیر نے تیزی سے اپنی ٹانگ پر بندھی پٹی کو کھولا اور پھرتی سے دونوں پاؤں بیڈ سے نیچے رکھتے وہ ایزل کو اٹھائے واش روم کی جانب بڑھا۔ یہاں ذرا سا رکتے ہیں۔ آپ کو اس لمحے شامیر کا یہ رویہ کیسا لگا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ ایزل کی حالت پر شامیر آگے کیا قدم اٹھانے والا ہے۔ یہ ایزل، اوپن یور آئیز! شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ متفکر سا اپنے دونوں بازوؤں کا حصار ایزل کے گرد باندھے پریشانی سے گویا ہوا۔ ایزل کا سر غنودگی کے سبب اس کے ہاتھوں پر ڈھلک رہا تھا۔ ایزل کے وجود سے نکلتی بخار کی تپش شامیر کو لمحوں میں بے چین کر گئی۔ وہ بار بار اس کے گال سہلاتا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا، جو کہ ناکام ہی تھی۔ اوکے، اگر تیز بخار ہو تو شاور از بیسٹ آپشن۔ وہ اپنے سرخ لبوں پر زبان پھیرتا جیسے خود کی یاد دہانی کروا رہا تھا۔ ایک نظر اپنی باہوں میں موجود اس بے جان گڑیا پر ڈالے اس نے تیزی سے کولنگ سائیڈ شاور آن کیا۔ شاور کا ٹھنڈا پانی ایک دم سے پھوارے کی مانند اس کے وجود پر گرتا اعصاب کو لمحوں میں شل کرنے لگا۔ اس کے سر پر بندھی سفید پٹی پانی سے بھیگ چکی تھی۔ آنکھوں میں ابھی تک سرخی تیر رہی تھی۔ ایزل کی پیٹھ شاور کی طرف تھی جبکہ شامیر اسے باہوں میں سمیٹے شاور کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، جس کی وجہ سے شاور کا پانی اس کے چہرے اور سر پر گر رہا تھا۔ اس قدر ٹھنڈے پانی میں اس کے لیے آنکھیں کھول پانا نہایت مشکل تھا، مگر وہ پھر بھی آنکھیں کھولنے کی صحیح کرتا ایزل کا سر تھامے بار بار شاور کے نیچے لا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے یوں ہی شاور کے نیچے کھڑا رکھنے کے بعد شامیر نے اسے باہوں میں بھرا اور پھر دوبارہ سے روم میں آیا۔ ہیزل، گیٹ اپ یار!
वो उसके गीले वजूद को अपने ही बेड पर अपनी ही जगह लेटाए परेशानी से उसके चेहरे को थपथपाते पुकार रहा था। रजा जो नर्स के अचानक बताने पर उसके रूम में आए थे, शामिर के चेहरे पर झलकती फिक्र को देख उनके कदम ना चाहते हुए भी थम गए। माथे पर बल डाले वो अपनी बेटे की पुश्त को देख रहे थे, जो किसी मुलाजिम के गीले पांव या हाथ तक अपनी चीजों हत्ता के बेडरूम में बर्दाश्त नहीं करता था, और आज वो एक मामूली मुलाजिम की लड़की के गीले वजूद को अपने ही बिस्तर पर डाले उसके पास परेशानी से बैठा उसे उठा रहा था। वो कई लम्हों तक यूं ही खड़े रहे। शामिर बेग का ये रूप बिल्कुल अलग था। इतनी परवाह, इतनी फिक्र तो उन्होंने कभी अपने बीमार होने पर भी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। शामिर उसके चेहरे को थपकते एकदम से झुका था और अपने होंठ एजिल के रुखसार पर रखते उसने बारी बारी दोनों गाल चूमे। रजा उसकी इस अचानक की जाने वाली बेबाक हरकत पर जज़-बज़ होते गला खंखारने लगे। शामिर उनकी आवाज़ पर एकदम से मुड़ा तो दरवाजे के पास खड़े रजा को देख उसने एहतियातन एजल के नाजुक भीगे वजूद को कम्फर्टर से ढका। रजा ने बगौर उसकी हरकत को जांचा। जिस लड़की की इज्जत को वो तार तार करना चाहता था, आज अपने ही हाथों से उसे ढक रहा था। मुस्कुराहट खुद ब खुद ही उनके लबों पर घर कर गई। रजा, क्या हुआ है तुम्हें मीर? ये पट्टी कैसे गीली हुई? वो उसके करीब पहुंचे तो नजरें बेटे के नीले पड़ते चेहरे और भीगे वजूद पर पड़ी। वो मुतफक्किर से उसके सर को छूते इस्तफसार करने लगे। डैड, ये ठीक ठाक सोई थी मेरे पास, अचानक ये बीमार हुई है। देखें कितना तेज बुखार है इसे। मैंने नर्स को बोला है डॉक्टर को बुलाए। वो परेशानी से उन्हें बताता फिर से एजल की तरफ मुतवज्जे हुआ था। उसकी गर्दन पर चिपटे गीले बालों को एहतियात से पीछे करता वो कुशन्स पर फेंकने लगा। मीर, मैंने एजल का नहीं पूछा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। गहरी सांस भरते वो लफ्जों पर जोर देते बोले तो शामिर के चलते हाथ एक पल को रुक गए। वो फ्रीज सा एजल के हसीन चेहरे को देखने लगा। डैड, मुझे लगा कि आप एजल की बात कर रहे हैं। लबों पर जबान फेरते वो उलझे से अंदाज में बोला तो रजा ने सर को हाँ में हिलाया। इसे छोड़ो और उठकर चेंज करो। जानते भी हो कि भीगे कपड़ों में रहना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। ऊपर से तुमने शावर भी ले लिया और अभी तक चोट भी ठीक नहीं हुई। वो बाप थे, लाख नाराज सही, मगर वो उनकी इकलौती औलाद था। दिल उसकी फिक्र करना कैसे छोड़ देता? डैड, पहले डॉक्टर को आने दे, मैं फिर चेंज करूंगा। वो जिद्दी लहजे में कहता एजल के नाजुक हाथ को थाम गया। शामिर, तुम जाओ चेंज करो, तब तक नर्स एजल को चेंज करवा देगी। रजा को समझ नहीं आया कि वो अपने पागल बेटे को कैसे समझाएं। दुनिया उलट सकती थी, मगर ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिसमें शामिर बेग अपने बाप रजा बेग की बात शराफत से मान जाता। नो वे, मेरे होते नर्स चेंज करवाएगी, मैं खुद चेंज करवा दूंगा। वो हत्थे से उखड़ा था। अपनी बात कहते साथ ही वो तेजी से बेड से उतरा और अपनी क्लॉथ वार्डरोब का एरिया ओपन करते, अपनी टी शर्ट और ट्राउजर निकालते वो बिल्कुल ठीक ठाक पाँव पर चलता दोबारा से बेड पर आया। एजिल के पास बैठा। डैड, आप 5 मिनट के लिए बाहर जाओ। वो एजिल का सर अपनी गोद में रखते संजीदगी से रजा को देख मसरूफ से अंदाज में बोला, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप रोज़ नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलें, अब दोबारा कहानी शुरू करते हैं। रिजा दांत पीसते आगे बढ़े और उसके हाथ में मौजूद शर्ट झपटी। ये नाटक किस बात का कर रहे हो शामिर? क्या भूल गए हो? इस बच्चे की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। रिजा ने गुस्से से जरा ऊंची आवाज में कहा। नो डैड, मैंने उसे कुछ नहीं किया। मैं एजल को उसकी मर्जी के बगैर टच नहीं करूंगा। ये बात मैंने उसे भी बता दी है। रिजा की बात का वो उल्टा मतलब निकालता अपना ही लॉजिक देने लगा। गधे, उसे तुम टच नहीं करोगे के बच्चे? तुम इसे उठा कर लाए हो जबरदस्ती। कुछ याद है? हाँ, थोड़ा बहुत याद है, मगर आप इस वक्त क्यों रिपीट कर रहे हैं? उसके हसीन चेहरे पर हैरत तो समंदर सी खूबसूरत आंखों में अजीब से तासुरात थे। रिजा ने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से उसे देखा और दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया। वो इसलिए कि तुम उस लड़की के करीब उसके होश में होते हुए भी नहीं जाओगे, और इस वक्त तो हरगिज नहीं जब वो बेहोश है। उठो फौरन से। वो चुटकी बजाते उसे गुस्से से बेड से उतरने का कहने लगे। शामिर ने मुंह के जाविये बिगाड़े, मगर वो डैड की बात टाल नहीं सकता था। जब ही खामोशी से उठ गया। सर, डॉक्टर आ गए हैं। नर्स जल्दी से रूम में आती रिजा से मुखातिब हुई। ओके, इनको बोलो वेट करें और आप एजल को चेंज करवा दें। मेरे साथ आएं, मैं कुछ कपड़े देता हूँ। वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। वो बच्ची 2-3 दिन से उनके घर थी और अभी तक उन्होंने उसके लिए कपड़े तक नहीं मंगवाए थे। वो नर्स को साथ ले जा रहे थे ताकि फिल वक्त के लिए तमीना बेगम के कोई कपड़े एजल को पहनाने के लिए दे सकें। नो वे डैड,
नर्स, आप मेरे कपड़े पहनाए एजिल को। शामिर तेजी से आगे होते उनका रास्ता रोके संजीदगी से गोया हुआ तो रिजा ने दांत पीसे। शामिर, ये वक्त नहीं जिद करने का। हालत देखो बच्ची की। ये तो आपको सोचना चाहिए डैड। अगर एजिल पहनेगी तो मेरे कपड़े, वरना मैं इसे खुद भी चेंज करवा सकता हूँ। इस बार उसकी नीली आंखों में वाज़े जिद थी और रिजा जानते थे उससे बहस करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। ठीक है नर्स, आप शामिर के कपड़े पहना दें एजल को, हम बाहर वेट करते हैं, रिजा ने थक हार कर बेबसी से कहा। तो शामिर के गाल पर उभरते गड्ढे ने काफी देर तक अपनी छप दिखाई थी। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट और मोतियों की तरह चमकते वो होठों के बीच नुमाया होते दो छोटे से दांत उसके हुस्न को मजीद निखार रहे थे। डॉक्टर के साथ आया अमला, जिनमें अक्सरियत नर्सेस की थी, काफी देर तक टिकटिकी बांधे उस मगरूर शहजादे को देखता रहा, जो हर किसी के मबहूत होने पर अपनी आंख विंक करता नर्सेस को फ्लाइंग किसेस पार्सल कर रहा था। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वही शामिर है जो थोड़ी देर पहले एजल के लिए परेशान था। ये उसका डिप्रेशन और टेंशन कम करने का एक अपना सा तरीका था। वैसे आपको किस तरह की कहानियां ज़्यादा पसंद हैं? रोमांटिक, एज डिफरेंस, सस्पेंस या हॉरर? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं वापस एजर और शामिर की कहानी में। पानी पड़ने से आपका जख्म सारा खराब हो चुका है मिस्टर मीर, आपको एहतियात करनी चाहिए थी। डॉक्टर उसकी चोट की ड्रेसिंग करते हुए अफसोस से बोला। ये वही डॉक्टर था जिसने कल रात उसको ट्रीटमेंट दिया था और एजल के इलाज के लिए वो अपने साथ लेडी डॉक्टर पहले से ही लाए थे। शामिर का रिएक्शन वो भूला नहीं था। एजल का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसे हाई फीवर हुआ था और कुछ टेंशन के सबब वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब होने की वजह से इतनी बीमार हो चुकी थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी, जबकि उसके सामने ही सोफे पर बैठे शामिर का चेकअप डॉक्टर कर रहा था। रजा आंखें छोटी किए पिछले 1 घंटे से अपने बेटे की हरकतों का जायजा ले रहे थे, जबकि तमीना बेगम अपने रोने का शुगल फरमाकर इस वक्त किसी किटी पार्टी में चली गई थीं। डॉक्टर, मैंने शौकिया नहीं किया ये सब। आपको क्या पता, वाइफी की तबीयत अचानक खराब हुई थी। अगर मैं उसे शावर ना दिलाता तो कुछ भी हो सकता था। वो अपनी नीली आंखों में घमंड सजाए काफी इतराते हुए बोला था। डॉक्टर के लबों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वहां मौजूद हर शख्स शामिर बेग और उस लड़की को पहचानता था, जो इन दिनों नेट पर लवर्स की तवज्जो की वजह से नेट की जीनत बने हुए थे। और सबकी नज़र में ये एक पसंद की मोहब्बत वाली शादी थी, जिसके सबब वो शामिर के इस कदर परेशान होने पर भी रजा की तरह हैरान नहीं थे। ओके डॉक्टर, मैं ज़रा 2 मिनट में आया। उसके सेल पर काफ़ी देर से रबाब की कॉल आ रही थी, जिसे वो इग्नोर करता रहा था। मगर अब ड्रेसिंग होते ही वो खूबसूरती से मुस्कुराते सेल उठाए जगह से खड़ा हुआ। 1 मिनट शामिर, इधर आओ। वो कॉल बैक कर रहा था रबाब को, जब रजा ने संजीदगी से उसे पुकारा। वो गर्दन मोड़े उन्हें देखता वापस से घूम गया और उनके सामने रुका। यस डैडी, क्या हुआ? वो माथे पर बल डाले उन्हें देखते पूछने लगा। रजा आगे बढ़े, उनके हाथ उनकी पुश्त पर बंधे थे। तुम्हारे तो सर और टांग दोनों पर चोट आई थी, तो तुम्हारी टांग एक ही दिन में कैसे ठीक हुई? क्यों डॉक्टर? वो संजीदगी से उसकी टांग को देखते एक नज़र डॉक्टर पर डाले फिर से शामी को देखने लगे। डॉक्टर का चेहरा लम्हों में तारीक पड़ा था। उसे अपनी नौकरी खतरे में लगी। उसने थूक निगलते शामिर बेग को देखा, जो यूं ही इत्मीनान से खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सो व्हाट डैड? आप डॉक्टर को मत देखें। इस बेचारे को मैंने बताया था कि मुझे कहाँ कहाँ चोट आई है, तो इसने सिर्फ मेरी बताई जगह पर प्लास्टर बांधा है और कुछ नहीं। तो मतलब डॉक्टर, तुमने झूठ बोला? उनका लहजा बेहद संजीदा था। आंखों में गुस्से के सबब शोले निकल रहे थे। नो डैड, डॉक्टर की कोई गलती नहीं। चोट शामिर बेग को आई थी, तो शामिर ने ही बताना था कि कहाँ कहाँ आई है चोट, और डॉक्टर ने बस मेरी बात मानकर मुझे ट्रीटमेंट दिया है। वो नीली आंखों वाला मगरूर शहजादा अब खौफजदा से खड़े डॉक्टर के कांधों पर हाथ फैलाए रसान से अपने बाप को अपना लॉजिक समझाने लगा। मतलब उनके सब्र का एक और कड़ा इम्तिहान था। तो इसका मतलब कि शामिर बेग ने झूठ बोला। वो इस बार गुस्से से लाल पीले होते शामिर को देखते गुर्राए थे। डॉक्टर का चेहरा पसीने से तर था, जबकि टांगे बुरी तरह से कांप रही थीं। नो डैड, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में चोट आई है। यू नो वॉट, पहले मैंने सोचा था कि कार एक्सीडेंट का प्लान ठीक रहेगा। फिर मैंने सोचा कि इससे अगर मुझे ज्यादा चोटें आईं तो आप मेरी बीमारी का फायदा उठाकर वाइफी को मुझसे दूर भेज देंगे। तो इसीलिए मैंने प्लान को चेंज कर दिया। और वाइन की बोतल आपको पता है कितनी जबरदस्त लगती है। उफ, ये हमजा तो कांप रहा था मारते वक्त।
پھر مجھے خود ہی مارنا پڑی اپنے سر پر، اور کیا خون بہا، اف۔ وہ لقمے لگاتا، فلیش بیک میں پہنچتا اپنی ساری کارستانی کسی فلم کے سین کی طرح سنا رہا تھا۔ رضا نے مٹھیاں بھینچ لیں مگر چہرہ بے تاثر تھا، جبکہ ڈاکٹر اصل حقیقت سنتا بے حال ہو چکا تھا۔ اور ٹانگ کا ڈرامہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو یقین ہو سکے کہ آپ کے بیٹے کو زیادہ چوٹ آئی ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑتا اپنے ہونٹوں کو موڑے، آنکھیں پھیلائے، ہنستا ہوا گویا ہوا۔ رضا کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ شامیر! وہ غصے سے چلائے تھے۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ ان کا بیٹا، ان کی اپنی اولاد ہی انہیں ہر روز بے وقوف بناتی آ رہی تھی، اور وہ بے بس ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر، ڈیڈ کو دیکھیں، ان کا بی پی شوٹ کر چکا ہوگا۔ وہ گردن موڑے ڈاکٹر سے مخاطب ہوا، جو رضا کے سرخ چہرے کو دیکھتا فوراً سے سر کو نفی میں ہلا گیا۔ یار اسی لیے نہیں بتاتا میں کچھ، فوراً سے ٹینس ہو جاتے ہیں۔ شامی رضا صاحب کی حالت دیکھ منہ میں بڑبڑایا اور سر کو نفی میں جنبش دیتے وہ سیل فون کو انگلیوں پر گھماتا لاپرواہی سے کمرے سے نکل گیا۔ خمزہ، اگلے 20 منٹ میں گھر پہنچو۔ کمرے سے نکلتے ہی رضا نے پہلی کال خمزہ کو کی تھی، جس نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، وہ بھی شامیر کے کہنے پر، جبکہ خمزہ رضا صاحب کی اتنی سنجیدگی سے بلانے پر اپنی ہی جگہ الجھ کر فون کو گھور رہا تھا۔ ہائے ڈارلنگ، کیسے ہو تم؟ رباب کی میٹھی آواز فون سے ابھری تو شامیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ I'm fine جان، تم کیسی ہو؟ وہ آسمان پر ابھرتے سیاہ بادلوں کو دیکھتے ہوئے چھت پر بنے مرر کے ہٹ میں داخل ہوا۔ میں گیس واٹ، میں مری آئی ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ رباب سال میں ایک بار مری ضرور آتی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جو رباب اور شامیر ایک ساتھ گزارتے تھے۔ میں پہلے سے جانتا ہوں سویٹ ہارٹ کہ تم مری میں ہو، وہ ہنستے ہوئے موبائل سینے پر رکھتا دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتا ہوا بولا۔ میر، تم ہر بار کیسے جان لیتے ہو کہ میں مری میں ہوں؟ شامیر بیگ، شہزادوں سا حسن رکھنے والا، رباب کا نصیب تھا۔ اس کے لہجے میں تعریف ہونا عام سی بات تھی۔ یار چھوڑو یہ بات، یہ بتاؤ کون آیا ہے ساتھ؟ پھر جونی آئی ہے ساتھ۔ وہ جانتی تھی شامیر کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ تم جانتی ہو روبی، یہ وقت صرف میرا اور تمہارا ہوتا ہے، میں کسی تیسرے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں لائی اسے؟ وہ رباب کے ساتھ اکیلا وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ یار وہ ضد کر رہی تھی پاک دیکھنے کی، وہ میری اچھی دوست ہے، میں بار بار منع کرتی تو اچھا نہیں لگتا، اسی لیے وہ ساتھ آ گئی۔ اوکے، صبح میں مری کے لیے نکل رہا ہوں، میرا ویٹ کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ دیٹس گڈ میر، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ لو یو ٹو روبی۔ وہ مسکراتے ہوئے موبائل سامنے رکھے صوفے پر پھینکتا ہے۔ لکنگ ہاٹ۔ وہ روم میں داخل ہوا تو نظر کراؤن سے ٹیک لگائے نڈھال سی لیٹی ایزل پر پڑی تھی، جو اس وقت شامیر کی وائٹ شرٹ میں ملبوس کافی حسین دکھ رہی تھی۔ نرس نے بنا مڑے گردن کو تعصب سے ہلایا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شخص صرف بے باک نہیں بلکہ حد سے زیادہ بے باک ہے۔ ایزل نے ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے، اپنی غنودگی سے سرخ ہوتی غزالی آنکھوں کو پھیلاتے سامنے مسکراتے شامیر کو دیکھا۔ ویسے ایک بات ہے یار، اتنے اچھے تم پر شاید ہی کوئی کپڑے لگے ہوں گے، بلکہ یہ شرٹ میری فیوریٹ ہے، مگر مجھ پر بھی کبھی اتنی نہیں جچی جتنی تم پر حسین لگ رہی ہے۔ تو یہ تم رکھ لو، گفٹ سمجھ کر میری طرف سے، رات کو روز اسے پہن کر سونا اور مجھے دعائیں دینا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نیلی نگاہوں میں ستائش لیے ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے بولا۔ ایزل نے نرس کی طرف دیکھا جو ڈاکٹر کی ہدایت پر اس کے لیے سوپ لائی تھی۔ میم، میں نے آپ کو چینج کروایا ہے۔ نرس کو لگا ایزل شک کر رہی ہے، اسی لیے فوراً صفائی دینے لگی۔ میں نے کہا تھا یار کہ مجھے چینج کروانے پر دیکھو گی تو ناراض ہو جاؤ گی نا میری جان۔ کچھ نہیں ہوتا، غصہ مت ہو یار، اب سے میں ہی چینج کرواؤں گا، تم جب بھی بیمار پڑی تو۔ وہ فوراً اس کے قریب جا کر ایزل کو ہگ کرتا ہے، سر پیار سے سہلاتے ہوئے۔ نرس کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ دور کمزوری کے باعث بولنا مشکل تھا۔ وہ بند پڑتی آنکھوں سے اس کا ہاتھ جھٹکتے نفرت سے بولی۔ شامیر نے منہ بسورا۔ اوکے نرس، یہ مجھے دو اور تم جاؤ، میں خود پلاؤں گا۔ وہ سوپ کا باؤل نرس کے ہاتھ سے لیتا ہے۔ نرس ایزل کو دیکھتی ہے۔ نرس، مجھے آپ پلائیں۔ ایزل کی آواز جیسے ہی شامیر کے کانوں میں پڑی، وہ بگڑا ہوا چہرہ بنا کر نرس کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ جائیں یار، آپ کی وجہ سے ناراض ہوئی ہے میری جانا، اب مجھے منانا پڑے گا۔ گڈ نائٹ ڈیئر نرس۔ چہرے پر مسکان سجائے وہ بولتا ہے۔ نرس مجبوری میں کمرے سے نکل جاتی ہے۔ سوپ؟ وہ گھٹنا موڑ کر بیڈ پر بیٹھتا ہے، چمچ میں سوپ بھر کر پھونک مارتا ہے۔ مجھے نہیں کھانا۔
کھا لو یار، زیادہ ٹیسٹی نہیں مگر طاقت ملے گی۔ وہ کسی بڑے کی طرح فائدے گنواتے ہوئے اسے پینے پر اکساتا ہے۔ ایزل نے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی زندگی کا عذاب بن چکا تھا۔ کئی دنوں سے کچھ نہ کھانے کے باعث ایزل کے جسم میں طاقت باقی نہیں تھی۔ جب ہی وہ صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سوپ پینے لگی۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا حمزہ؟ پوچھ سکتا ہوں کیوں بولا اتنا بڑا جھوٹ؟ رضا غصے سے پاگل ہوتے حمزہ کے آتے ہی اس پر چھوٹ پڑے تھے۔ حمزہ شرمندہ سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دل ہی دل اس نے 1000 گالیوں سے نوازا تھا شامیر کو، جو سب کچھ کرا کے اب معاملے سے نکل گیا تھا۔ انکل شٹ اپ حمزہ، تم کیسے کر سکتے ہو یہ سب؟ اس کی بات کاٹتے وہ غصے سے چلائے تھے۔ سوری انکل، تمہارے اس سوری کا میں اچار نہیں ڈالوں گا۔ میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ تم اس لڑکے کی ہر حرکت کا مجھے بتاؤ گے، مگر تم اس کے ہر پاگل پن میں اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ وہ نہایت افسوس سے بولے تھے۔ حمزہ کا دل چاہا کہ وہ شرم سے کہیں چھپ جائے۔ سر اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے دفاع کی کوشش کرتے بولا، شٹ اپ حمزہ، یہ سب باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ میرا دماغ سخت خراب ہے، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ وہ رخ پھیرے غصے سے بولے تو حمزہ شرمندگی سے سر جھکائے ایک بار پھر سے معذرت کرتا وہاں سے نکلا۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ چلے اب واپس اسی سین کی طرف چلتے ہیں۔ تم جاؤ اب یہاں سے، مجھے نیند آئی ہے۔ ایزل نے بمشکل سے تھوڑا بہت سوپ زہر مار کرتے پیا تھا۔ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں منہ موڑتے کہا تو شامیر نے کندھے اچکاتے سوپ کا باؤل دوبارہ سے میز پر رکھا۔ میڈیسن نرس تھوڑی دیر پہلے ہی کھلا چکی تھی، ویسے بھی وہ شامیر کے ہاتھوں سے کھانے سے اچھا ایسے ہی رہنا پسند کرتی۔ اوکے گڈ نائٹ ڈارلنگ، زیادہ ڈر لگا تو مجھے حق کر لینا۔ ہیو اے سویٹ ڈریم۔ شامیر اونگتا اپنی شرٹ اتارے صوفے کی طرف اچھالتے بیڈ کی دوسری طرف لیٹتا محبت بھرے لہجے میں بولا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شامیر جیسے ہی بستر میں لیٹا، ایزل ایک دم سے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں پھیلائے وہ حیرت سے شامیر کے حسین چہرے کو دیکھتے بولی، واٹ ربش یار، یہ میرا روم ہے اور میں ہی یہاں نہیں ہو سکتا؟ وہ حیرت سے اپنی نیلی آنکھیں اس ساحرہ کے خوبصورت نین کٹوروں میں الجھائے بولا۔ ایک ہاتھ کہنی کے بل ٹکائے وہ نیم دراز سی کیفیت میں پوچھنے لگا، ہاں نہیں سو سکتے کیونکہ میں تمہارا یہ گھٹیا وجود اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی، تو تم چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے۔ ایزل کا چہرہ انگارا ہوا تھا۔ وہ بنا لحاظ کے کدورت نفرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، یار اتنا غصہ مت کرو، آگے ہی بیمار ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ تمہاری نازک سی جان غصہ بھی نہ کر پائے، تو اب اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو ادھر آؤ میری باہوں میں، دیکھنا کیسی پیاری نیند آئے گی۔ لبوں پر مانی خیز سی مسکراہٹ لیے وہ باہیں پھیلائے محبت سے بولا تو ایزل نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے نفرت سے گھورا۔ اگر تم نہ اٹھے تو میں چلی جاؤں گی روم سے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اسے دیکھتی سنجیدگی سے وارن کر رہی تھی، مطلب اس کے دل میں شامیر کا ڈر تھا، جب ہی خود سے روم سے باہر جانے کی غلطی وہ نہیں کر رہی تھی۔ اوہ جانے جانا، ویٹ کرو، میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا، اور خود بھی میں باہر تو جا نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں باہر چلا گیا تو میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بہت زیادہ بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ باہر موجود ڈاکٹرز اور نرسز یہی کہیں گے کہ ایزل نے اپنے اتنے ہینڈسم شوہر کو روم سے نکال دیا۔ ویسے بھی شامیر بیگ کی شان کے خلاف ہے یہ کہ اس کے روم میں اتنی ہاٹ لڑکی موجود ہو اور وہ بے وقوفوں کی طرح باہر سوئے۔ نہ تو میں روم سے جاؤں گا نہ ہی تمہیں جانے دوں گا، وہ دو ٹوک انداز میں کافی بے باکی سے بولا تھا۔ ایزل نے ضبط کے تحت آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس شخص سے سخت عاجز آ چکی تھی۔ دن رات وہی شخص اس کے اعصابوں پر سوار تھا جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں لیٹوں گی۔ تو مت لیٹو، تھوڑے فاصلے پر لیٹ جاؤ۔ وہ دوبارہ سے تکیے پر سر گرائے، ہاتھوں کو سر کے نیچے باندھے اپنا رخ ایزل کی طرف کیے بولا۔ ایزل نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ تو ٹھیک ہے، میں صوفے پر چلی جاتی ہوں۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولتی بیڈ سے اترنے لگی کہ شامیر نے تیزی سے اس کی کلائی کو دبوچا۔ اگر بیڈ سے اترنے کی غلطی کی تو میں اپنی باہوں میں اٹھا کر لاؤں گا، اور پھر میں کیا کیا کر سکتا ہوں یہ تو تم مجھ سے بھی زیادہ اچھے سے جانتی ہو۔ وہ آئی برو اوپر نیچے کیے اپنی نیلی آنکھوں میں معصومیت سموئے کافی رسان سے بولا تھا، جبکہ ایزل کا دل چاہا کہ وہ منہ نوچ دیتی اس شخص کا۔ تم مر جاؤ گھٹیا انسان، خدا کرے کتے کی موت مرو، ذلیل و خوار ہو جاؤ، کبھی سکون میسر نہ آئے، تڑپتے رہو تاعمر۔ اور ڈارلنگ، اتنی بد دعائیں دے کر تم نے ویسے ہی گاڈ کو مصروف کر دیا ہے، اب اور کا اضافہ مت کرو۔ ابھی کے لیے میرے سینے سے لگ کر سو جاؤ اور خواب دیکھو ان بد دعاؤں کے پورا ہونے کے۔
वो झटके से उसे बाजू से खींचता, अपने पास गिराते, मोहब्बत से उसके बालों को उंगलियों पर लपेटते बोला, दूर रहो। एजल ने नफरत से उसके हाथ को झटका और फिर से सीधी होती वो शामिर से फासला बनाती, दरमियान में कुशन्स लगाने लगी। शामिर आंखें छोटी किए उसके नाजुक सरापे को देख रहा था। दुपट्टे से आजिज उसकी सफेद शर्ट में दमकता वो हसीन वजूद कासी खुशरुबा लग रहा था। जानम, चेहरे वाली साइड मत लगाओ। वो करवट बदलते एजल के हाथ से कुशन थामे मोहब्बत से बोला, मगर उसकी बेबाक निगाहों को एजल पड़ चुकी थी। वो जानती थी वो जरूर कुछ बकवास करने वाला था। अपना मुंह बंद करो और दूसरी तरफ रुख करो। एजल ने संजीदगी से कुशन उसके हाथ से लेते कहा तो शामिर के गाल में गड्ढा नुमाया हुआ। अगर मुंह दूसरी तरफ किया तो तुम्हें देखूंगा कैसे? वो हाथ ठोड़ी के नीचे रखे, नीली आंखों में चमक लिए शरीर से लहजे में बोला। एजल खूंख्वार निगाहों से उसे घूरती, कंफर्टर सर तक ताने रुख दूसरी तरफ करती लेट गई। डॉक्टर, आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी। ईजल की गजाली झील सी आंखों में इल्तिजा थी। वो बड़ी आस से डॉक्टर को देख पूछ रही थी, जिसने गहरी सांस भरते इस मासूम सी लड़की को देखा। बेटा, इस पैलेस से आपको निकाल पाना मुमकिन नहीं है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कर सकूं। डॉक्टर साइमा ने उसके उदास चेहरे को देख शफकत से सर पर हाथ रखते कहा था। मगर शामिर तो यहाँ नहीं है डॉक्टर, वो तो सुबह ही मरी चला गया है और अब तो कोई खतरा भी नहीं है। शामिर सुबह ही सुबह मरी के लिए निकल चुका था। जाते वक्त वो ईजल को आगाह कर चुका था कि वो रबाब से मिलने जा रहा है, और उसकी गैर मौजूदगी में वो ईजल को सोचने के लिए वक्त दे गया था। ईजल को लगा था कि शामिर की गैर मौजूदगी में रजा उसे इस पैलेस से निकाल देंगे, मगर शामिर का पर्सनल गार्ड ईजल के रूम के बाहर पहरा दे रहा था। यकीनन वो रजा तो क्या, किसी को भी ईजल को वहां से लेकर जाने न देता। डॉक्टर साइमा से ईजल ने रात को ही मदद मांगी थी। वो तो शामिर और रजा बेग की हरकत पर ही शौक थी, जो बेटे की गलत हरकत पर उसका साथ दे रहे थे। डॉक्टर साइमा ने ईजल से वादा किया था कि वो उसकी मदद करेंगी, मगर वो भी जानती थी उनका रजा बेग या फिर शामिर बेग के खिलाफ उठाया एक भी कदम उनकी जिंदगी और फ्यूचर को ख़त्म कर सकता था। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ शामिर घर पर नहीं, मगर उसका गार्ड किसी को रूम में नहीं आने दे रहा। मैं भी बहुत मुश्किल से आई हूँ। शामिर से कॉल पर उसकी बात करवाई तो तब उस गार्ड ने मुझे अंदर आने दिया। तो अब क्या होगा डॉक्टर? ईजल को इस कैद से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब तो उस घर में उसका दम घुटने लगा था। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं कल तक कुछ करती हूँ, क्योंकि ज्यादा दिन में नहीं आ पाऊंगी। वैसे भी अब आपकी तबीयत आगे से बेहतर है तो रजा बेग खुद भी यही चाहेंगे कि मैं अब ना आऊँ। डॉक्टर साइमा मामले की संगीनी से वाकिफ थी। वो जानती थीं कि ईजल को वहां से निकाल पाना बेहद दुश्वार है, मगर वो अपने ज़मीर को मुर्दा नहीं कर सकती थी। तुम ख्याल रखना ईजल, मैं कल फिर से आऊंगी। तुम बस किसी तरह से इस कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढो। ईजल की तरफ देखती वो काफ़ी संजीदगी से गोया हुई तो ईजल खुद भी परेशान हुई थी। शामिर के जाने के बाद से अब तक उस गार्ड ने ईजल को उस रूम से नहीं जाने दिया था, और तो और रजा जो कपड़े लाए थे वो भी गार्ड ने बाहर से वापस भेज दिए थे। ये शामिर का हुक्म था कि ईजल उसके मंगवाए सूट में कुछ भी पहन सकती है, मगर वो उसके डैड के लाए कपड़े नहीं पहनेगी। रजा ने उसे कॉल की थी, मगर वो हमेशा की तरह अपनी जिद पर डटा रहा। चारों नाचार ईजल को शामिर के मंगवाए कपड़ों में से ही एक सूट जेबे तन करना पड़ा था, जिस पर दुपट्टा तो सिरे से था ही नहीं, मगर ईजल ने पुराने दुपट्टे को ही सर पर लपेट रखा था। अब जो होगा कल होगा। कल इस कैद में तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगी। डॉक्टर साइमा ने एक अज़्म से कहते ईजल के कंधे पर हाथ रखा तो ईजल ने सुकून से गहरा सांस भरा। काफी। वो छत पर खड़ा था जब रबाब कॉफी का मग लिए ऊपर आई। थैंक्स डार्लिंग। मग उसके हाथ से लेते शामिर ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया। वैसे तुम सुबह से आए हो, मगर इस बार कोई आउटिंग नहीं। इतने बोरिंग कब से हो गए हो तुम? अपना कंधा शामिर के कंधे से टच करते वो हंसते हुए बोली तो शामिर के गाल में गढ़ा उभरा। क्योंकि इस बार मैं अपनी जान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ना कि फजूल सी जगहों को देखकर। शामिर ने अपना दूसरा हाथ रबाब की कमर में हाइल करते उसे झटके से अपने करीब खींचा। रबाब उसके सीने से लगी मुस्कुराते हुए उस हसीन शहजादे को देख मबहूत सी रह गई। क्या हुआ? वो झुकते उसके कान में सरगोशीनुमा आवाज में पूछने लगा। कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि तुम करीब से ज्यादा खूबसूरत दिखते हो। बेख्तियार अपने होंठ शामिर के गाल पर रखते वो आंखें मूंदे बोली तो शामिर ने उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत कर दी। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, जितनी मर्जी करीब से देख लो, तुम्हारा ही हूँ।
उसकी आंखों में अपनी समंदर सी नीली आंखें गाढ़े वो गाल को चूमता बेबाकी से गोया हुआ। तो रबाब खिलखिला उठी, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे ही हो, अभी तुम ऐश करो, आना तो मेरे पास ही है। वो एक अदा से कहती अपने दोनों बाजुओं का हार शामिर की गर्दन में हमाइल किए उसके हसीन चेहरे को देखने लगी। हाँ, बहुत मेहरबानी जनाब की जो ये इनायत बख्शी मुझे, अब इतनी मेहरबानी का इनाम तो बनता है। वो शरीर लहजे में कहता हाथ में पकड़े मग को अपने पीछे मौजूद मेज पर रखता रबाब के चेहरे पर झुकने लगा। उप्स, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। जूनी जो रबाब और शामिर के पीछे कॉफी लिए आई थी, आगे चलते सीन को देख वो हाथ आंखों पे रखे जल्दी से रुख मोड़े गोया हुआ। रबाब एकदम से शामिर के सीने पर दोनों हाथ रखे थोड़े फासले पर हुई थी। शामिर ने खफा नजरों से पहले रबाब और फिर जूनी की पुश्त को घूरा। रबाब ने आंखों ही आंखों में उससे माजरत की थी, जिसका मूड सख्त किस्म का ऑफ हुआ था। जब तुम्हें मालूम है कि तुम गलत टाइम पर आई हो तो 5 मिनट बाद आ जाती। वो गुस्से से हाथों की मुट्ठियां भींचते दबे दबे से लहजे में मगर बदलिहाजी से बोला। रबाब शामिर के एकदम से इतनी बड़ी बात कहने पर हक्का बक्का सी रह गई। उसने लबों पर जबान फेरते शामिर को देखा और फिर जूनी को, जो अब उनकी तरफ आ रही थी। वैसे अगर आपको 5 मिनट चाहिए तो मैं चली जाती हूँ अभी भी। जूनी को उसे तंग करने में मजा आया था। वो मगरूर हुस्न रखने वाला, तीखी नाक पर गुस्सा सजाए, नीली आंखों में खफकी समोए, नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। जूनी तो रबाब की किस्मत पर रश्क कर रही थी, जिसे शहजादों सी आन बान वाला हसीन लड़का मिला था। रबाब खुद भी हुस्न में काफी आगे थी, मगर इस कदर हसीन नहीं कि वो शामिर बेग के हुस्न का मुकाबला कर पाती। यस, ऑफ कोर्स, ये सीन हम शादी के बाद ही चलाएंगे, जो भी चलाना हुआ, मगर रूम में कुछ और भी पर्सनल हो सकता है। वो हंसते हुए कहता आखिर में आंख दबाए बोला। तो जूनी ने मुतासिर होते सर को हाँ में हिलाया। वैसे मैंने सुना कि यहाँ की लड़कियाँ हुस्न पर और पैसे पर मरती हैं। जहाँ ये दो चीजें मिले समझो वो वहीं की। जूनी ने अपने मुताबिक उससे सवाल पूछा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। पहले मैं भी यही समझता था, मगर कुछ दिनों में मेरी सोच बदल गई। शामिर की आंखों के सामने वो निडर, बेखौफ दुशीज़ा लहराई। ओह, ये सोच कैसे बदली? अब की बार रबाब ने भी तजस्सुस से शामिर को देखा तो जूनी ने फिर से सवाल किया। बस किसी हसीना से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ बाज लड़कियां पैसों के इवज तो क्या, मजबूरी के इवज भी अपना आप दाव पर नहीं लगाती। उसकी आंखों में हरारत उभरी थी, अजीब स्ताइश थी उसके लहजे में। एजिल का जिक्र करना उसे जाने क्यों अच्छा लग रहा था। ओह, तो पहली बार किसी लड़की ने मीर को अकड़ दिखाई। लगता है हार गए हो इस लड़की से, रबाब ने हंसते हुए कहा था। वो जानती थी कि शामिर अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो मान, वो इज्जत और वो मकाम शामिर बेग बहुत पहले ही किसी और को दे चुका था। हार और शामिर बेग की आपस में बनती नहीं, क्योंकि मुझे जीत पसंद नहीं, मुझे जीतने की आदत है। मैं एडिक्ट हूँ जीत का, और जो चीज़ मुझे शराफत से नहीं मिलती वो मैं छीन लेता हूँ, और हासिल करना शामिर बेग के बाएं लात का खेल है। वो हंसते हुए काफी कूल स्टाइल से अपने बारे में आगाह कर रहा था। जूनी मबहूत सी उसे देख और सुन रही थी। वाकई में शामिर बेग जैसा हसीन मर्द कम ही किसी के नसीब में आता है। वो सोचते रबाब को स्ताइश से देखने लगी। डॉक्टर साइमा, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? रजा, जो किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकलने वाले थे, दिन के 3:30 बजे डॉक्टर साइमा को अपने घर में देख काफी परेशान हुए थे। वो मिस्टर बेग, एजल की तबीयत काफी बेहतर है, तो आज उसे लास्ट टाइम चेक करना था, बस इसीलिए आई हूँ। वो घबराहट पर काबू पाती मुस्कुराते हुए बोली। तो रजा ने सर हिलाया। कैसी है एजल बेटा की तबीयत अब? वो घड़ी पर वक्त देखते उजलत में गोया हुए। पहले से काफी बेहतर है, बल्कि तंदुरुस्त हो रही है वो नर्म लहजे में बोली। तो रजा ने दिल ही दिल खुदा का शुक्र अदा किया। ओके, ठीक है, गार्ड मैम को जाने दो, आज इनका लास्ट चेकअप डे है। रजा जानते थे उनके कहने का असर तो नहीं होगा, मगर वो फिर भी बोले थे। गार्ड ने गुस्से भरी निगाहों से डॉक्टर साइमा को देखा और फिर शामिर को कॉल करने लगा। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, वो हमेशा की तरह अपनी रुआबदार आवाज में बोला। तो डॉक्टर सर को हाँ में हिलाती अंदर गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया।
اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ابھی تک سٹوری میں آپ کو کیا اچھا لگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔